हेलो एवरीवन। हम हमारी हरियाणा जी के तो कर ही रहे थे, साथ में हम कुछ टाइम पहले हिस्ट्री भी लेके चल रहे थे। अब हम दोबारा हिस्ट्री को रिस्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? भारत में यूरोपियन का आगमन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम मुझे ये बताओ कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? क्या रीज़न है हमारा हिस्ट्री पढ़ने का? क्या रीज़न है भाई हमारा हिस्ट्री पढ़ने का? कोई बता सकता है? इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? क्या सिर्फ इतिहास क्या है? भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन है? सिर्फ हम इसलिए पढ़ते हैं, या केवल घटनाओं का अध्ययन ना कह के हम इसको क्या कहें कि भूतकाल की घटनाओं का एक सीक्वेंस अध्ययन है, यानी कि क्रमबद्ध अध्ययन है। ये कहना इतिहास के लिए आई गेस बिल्कुल ठीक होगा कि इतिहास क्या है? भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना। जैसे हम ये मानते हैं, हम सबको पता है फादर ऑफ हिस्ट्री हम किन को बोलते हैं? हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास के जनक। इतिहास के जनक किन को माना जाता है? इतिहास के जनक किन को माना जाता है? हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। इतिहास के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री हम किन को बोलते हैं? हेरोडोटस को बोलते हैं। हम हेरोडोटस को क्यों बोलते हैं कि भाई ये इतिहास के जनक हैं? क्योंकि इन्होंने इतिहास के बहुत सारे पहलुओं का विश्लेषण किया, अच्छे से उसको एलाबोरेट किया। पर इन्होंने ना कभी भी हिस्ट्री की कोई ऐसी व्यवस्थित डेफिनेशन नहीं दी। इन्होंने कभी कोई ऐसी जिसको हम फिक्स्ड डेफिनेशन बोल सकते हैं, हेरोडोटस की आपको कोई डेफिनेशन देखने को नहीं मिलेगी जो एक व्यवस्थित परिभाषित हो, या हम जिसको ये कह सकते हैं कि व्यवस्थित डेफिनेशन हो, नहीं है। इवन और अगर हम इतिहासकार देखें, उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री में ये स्टडी करते हैं हम, हिस्ट्री इसलिए स्टडी की जाती है, फलाना धमका एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे ना हम इतिहास में जो स्टडी करते हैं, हम सबको पता है कि हम कैसे स्टडी करते हैं। स्पेशल हम ह्यूमन सेंटर्ड स्टडी करते हैं, यानी कि मानव केंद्रित स्टडी करते हैं। हम जानवरों की हिस्ट्री नहीं पढ़ते। हम जानवरों की हिस्ट्री, आपने कभी ये देखा है कि भाई फलाना कुत्ता, फलाना हाथी, फलाना शेर, फलाना धमका, ये कुछ भी लगा लो, चीता वीता, क्या हम इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं? हम नहीं पढ़ते। हम इनको हिस्ट्री में कब पढ़ते हैं? जब ये ह्यूमंस से रिलेट करते हैं, जब ये हम लोगों से रिलेट करते हैं जानवर, इसलिए हम उनको पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री क्या है भाई? ह्यूमन सेंटर्ड है। दूसरा, हिस्ट्री में हम एक महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या जानते हैं, जैसे युद्ध कब हुए, संधियां कैसे हुई, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो क्रमिक विकास है वो कैसे हुआ। क्रमिक विकास को भी आप कैसे कह सकते हो? हिस्ट्री में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? इतिहास में हमें पता है कि हम युद्ध के बारे में भी पढ़ते हैं, कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ संधियों के बारे में पढ़ते हैं, और कुछ हम क्रमिक विकास के बारे में भी पढ़ते हैं। ये क्रमिक विकास क्या है? कोई मुझे ये बताएगा कि ये क्रमिक विकास है क्या? ये क्रमिक विकास, ये कौन सी डेवलपमेंट है? ये कौन सी सिक्वेंशियल डेवलपमेंट है? कोई मुझे बताएगा इस बारे में? देखिए, क्रमिक विकास का मतलब क्या होता है? क्रमिक विकास, इसमें हम किसी भी देश की सांस्कृतिक विकास को भी पढ़ते हैं, करते हैं, सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं, उसके सामाजिक विकास की भी बात करते हैं कि कैसे कैसे सांस्कृतिक विकास हुआ, कैसे कैसे सामाजिक विकास हुआ, कैसे कैसे तकनीकी विकास हुआ, कैसे कैसे राजनैतिक विकास हुआ, कैसे आर्थिक विकास हुआ। इन सब के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हिस्ट्री को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है भाई? क्या रीज़न है? क्यों हम इतना जोर लगा रहे हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन को आने के भाई, ये जो मैंने क्वेश्चन पुट किया है कि हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए होंगे। कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ को बोरिंग भी लगता है,
कुछ को ये लगता है कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तो आता ही आता है, ये तो हमारी पढ़ना मजबूरी है। और मैं कहती हूँ हाँ भाई आपकी पढ़ना मजबूरी भी है, क्योंकि विदाउट हिस्ट्री आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक ही नहीं कर सकते। क्योंकि जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जीके का उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन हिस्ट्री का आता ही आता है, चाहे आपका एशियंट हो, चाहे मिडवेल हो, चाहे आपका मॉडर्न हो। यूपीएससी पियोन से लेके आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे लो, आपको हर एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का। पर हिस्ट्री पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं? हमें मानव की ग्रोथ कैसे हुई, हमारी ग्रोथ कैसे हुई। जैसे आपने अगर 11th की एनसीईआरटी पढ़ी है हिस्ट्री की, तो उसमें आप देखेंगे कैसे हमने एपी से हम अब तक का जो ह्यूमन हमारा था, हमारी बॉडी थी, कैसे चेंज होती गई टाइम के साथ। हम एक बंदर से इंसान कैसे बने, ठीक है, कि कैसे सीक्वेंस में हम डेवलप हुए हैं, इससे हम हमारे सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ है, इसे समझ पाते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशंस है, परंपरा है, हमारी प्रथाएं हैं, वो सब कैसे आई हैं। वो हमें सब हिस्ट्री पढ़ के ही पता चली है। जैसे मान लो हम गर्ल्स लगा लो, गर्ल्स हम लोग इन चीज़ों से रिलेट कर पाती है। जैसे मान लो कई बार हम बेड पे झाड़ू लगा देते हैं, तो हमारे घर में जो हमारे ओल्डर्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं, ओल्डर्स तो क्या एल्डर्स होते हैं, या कई आप लगा लो आस पड़ोस के भी होते हैं, बाई चांस वो बैठे हों फैमिली में, तो हमारी मदर या दादी हमें कहती है कि बेटा बेड पे झाड़ू मत लगाओ। हमें नहीं पता हो कि रीज़न क्या है, क्या इसका तार्किक है, क्या रीज़न है इस चीज़ के पीछे, तो हम लोग सोचेंगे पता नहीं इस चीज़ से क्या होता होगा, ये क्या सोन सामन है, क्या चीज़ है ये। लेकिन क्या होता था भाई, पहले ज़माने में औरतें हद से ज़्यादा जेवर पहनती थी, और बिस्तर पर झाड़ू क्यों नहीं लगाते थे? क्योंकि अगर आप शाम को झाड़ू लगा रहे हैं या सुबह झाड़ू लगा रहे हैं तो काम थोड़ा जल्दी होता था, बिस्तर साफ जल्दी करते थे, तो उसमें आपका कोई जेवर भी गिर सकता है, वो कूड़े कचरे में भी जा सकता था। तो ये है ना, आज के दिन अगर हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो हम इस मिथ को समझ ही नहीं पाएंगे कि ये है क्या, ये परंपरा, ये प्रथा क्यों चलती आ रही है। जैसे मैं भी कह दूं, मेरी मदर भी, मैं एक बार झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगाते लगाते मैंने बेड पे लगाई, तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि बेटा बेड पे झाड़ू नहीं लगाते, ये कहते हैं कि घर साफ हो जाता है। मैंने कहा मम्मी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। रीज़न ये था, ठीक है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि शाम के टाइम घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए? रीज़न क्या है? जैसे हमारे गांव में, गुहांड में सब बड़े बूढ़े बोलेंगे कि ना घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। घर की लक्ष्मी का उनका कहने का मतलब क्या था? अगर वो हिस्ट्री को ढंग से पढ़ते तो उनको पता चलता कि किस लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे भाई पहला ही टाइम था, आज के टाइम तो लाइट्स इतनी, मतलब हमें रोशनी इतनी उपलब्ध हो चुकी है, लाइट इतनी उपलब्ध हो चुकी है, सुदृढ़ प्रबंध हो चुके हैं, बट उस टाइम पे कोई ऐसा सुदृढ़ प्रबंध नहीं था, ठीक है। आज के टाइम तो आप मार्केट में ऐसे ऐसे आइटम्स देखेंगे लाइट्स के कि सामने वाले की चाहे आंख फोड़ लो भाई। लेकिन उस टाइम क्या होते थे? हमारी दिया बाती होते थे, लैंप्स होते थे, वो जलाने वाले, तेल से जलाने वाले, ठीक है। मैंने भी कभी बचपन में अपने नानी के घर देखे थे भाई, वो तेल के दिए वगैरह जो जलते थे। तो उनसे क्या होता था, वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर आपको रोशनी नहीं दे पाते थे कि भी आप उनको देख पाओ ढंग से चारों तरफ का। आज के दिन तो आप लाइट ऑन करो और आपको सब दिख जाएगा, लेकिन उस टाइम क्या होता था, उनसे इतनी प्रॉपर रोशनी नहीं होती थी। तो भाई कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, झाड़ू के साथ वो बाहर कचरे में ना चली जाए, कोई आपका जेवरात ना चला जाए बाहर कूड़े में। तो इसलिए कहते थे कि भाई अगर आप शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए कि लक्ष्मी बाहर चली जाती है, ठीक है। वो ये रीज़न था। जैसे फास्ट सिस्टम था, ये कहते हैं कि इस भगवान का व्रत कर लो, फलाने भगवान का व्रत कर लो, धकड़े भगवान का फास्ट कर लो, आपकी ये मन्नत पूरी हो जाएगी। एक्चुअल में फास्ट का सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था? एक बार इतना गंदा वो पड़ा था, आपको भूखमरी लगा लो, भूखमरी पड़ी थी, जो हमारे अकाल पड़ता है, इतना गंदा अकाल पड़ा था कि लोग खाने के लिए, दाने दाने के लिए तरस गए थे। तब किसी बड़े बुजुर्ग ने ये कहा कि हर रोज एक आदमी भूखा रहेगा ताकि उसके नाम का खाना किसी दूसरे को मिलेगा,
ठीक है, वहाँ से ये फास्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ था। जैसे कह देते नाखून नहीं काटने चाहिए भाई, पहले शाम के टाइम में ना घर में नाखून नहीं काटने चाहिए भाई। पहले टाइम पे जो नाखून काटने, कहाँ नेल कटर और कहाँ आपके ब्लेड्स होते थे। पहले वाले लोग ऐसे चाकुओं से, खुंडी चीज़ों से भाई अपने नाखून काट लेते थे। अंधेरे में वो नाखून काटेंगे तो भाई उंगली भी कट सकती थी। तो ये परंपराएं वहाँ से स्टार्ट हुई। इसलिए कहते हैं कि मिथ से निकलने के लिए भी हमें हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी जैसे देखो, और हिस्ट्री क्यों पढ़ना है कि भाई इस टाइम टू टाइम हमें अपनी परंपराओं को मानते हैं, क्या रीज़न थे, क्या उनका आज के दिन हमें कोई ऐसे निर्णय लेने के लिए कह दे तो हम किस वे में सोचेंगे। हम आज के अकॉर्डिंग सोचेंगे, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग सोच रहे थे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। तो ऐसे परंपराएं चलती रहती हैं। उन परंपराओं को जानने के लिए भी हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। जैसे आप नेपोलियन द ग्रेट की स्टोरी है, किसकी? नेपोलियन द ग्रेट। सब जानते हैं नेपोलियन द ग्रेट कौन थे, जिन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट यूरोप पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, जो ब्रिटेन पर भी अपना कब्जा करना चाहते थे, बट उन्हें फील हुआ, क्या फील हुआ कि सारा यूरोप जीतने के बाद भी क्या यूरोप मेरा है एक्चुअल में। उनको ऐसा क्यों लगा? क्यों? क्योंकि उनके पास रशिया नहीं था। और रशिया को अगर आप देखोगे, ज्योग्राफिकल भी देख लो, आप अपने मैप में ही देख लो निकाल के, तो आप देखोगे कि ज्योग्राफिकल रशिया कितना बड़ा है। क्या उसको कब्जाना इतना आसान था? क्या रशिया को हराना इतना आसान था? नेपोलियन क्या करता है भाई? नेपोलियन अपनी 6 लाख की सेना लेकर, यानी कि 6 लाख सैनिक लेकर वो जाता है रशिया पर अपने अटैक करने। कहाँ पहुँचता है ये? रशिया पहुँचता है अटैक करने। यहाँ पर ये अटैक करता है, लेकिन रशिया भी उस्ताद निकला। रशिया ने वहाँ पर एक पॉलिसी अपना ली। क्या पॉलिसी अपनाई? रशिया ने एक पॉलिसी अपनाई। क्या नाम था इस पॉलिसी का? स्कोर्स अर्थ पॉलिसी। क्या था? स्कोर्स्ड अर्थ पॉलिसी। अब देखो, ये स्कोर्स अर्थ पॉलिसी क्या होती थी? क्या है ये पॉलिसी? ये ऐसी पॉलिसी होती थी जब एक देश किसी दूसरे देश पे अटैक करना चाहता है या करने जाता है, तो जो दूसरा देश होता है वो अपनी सेना को पीछे लेके अपनी कंट्री के अंदर घुस जाता है। और जैसे जैसे आर्मी उनके पीछे जाती है, दूसरे देश जो अटैक करने के लिए आई है वो उनके पीछे पीछे, अब मान लो ये एक कंट्री है, ये मान लो नेपोलियन था और ये आपका रशिया है। ठीक है, ये नेपोलियन था, ये रशिया है। अब ये यहाँ पर है ना अटैक करने के लिए चलता है भाई रशिया की तरफ। रशिया क्या करता है? खुद को बैक स्टेप लेना स्टार्ट कर देता है। रशिया ने खुद को बैक स्टेप कर लिया। अब बैक स्टेप तो लेके चला गया, लेकिन रशिया साथ के साथ क्या करता जा रहा है? जो यहाँ पे इसके ये खेत खलियान थे, इनको इसने जला दिया और पानी में जहर मिला दिया। ठीक है, इसका रीज़न क्या था कि आर्मी जो पीछे आ रही है उनके ना तो उनको खाने पीने को कुछ मिले और ना उनको पीने को कुछ मिले। खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा तो अपने आप ही नहीं मरेंगे। पर नेपोलियन को क्या लग रहा था कि एक बार वो रशिया के कहाँ पहुँच जाए? मॉस्को पहुँच जाए। जैसे ही नेपोलियन मॉस्को पहुँचेगा तो रशिया क्या कर लेगा? इससे संधि कर लेगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता भाई। रशिया ने तो क्या किया? मॉस्को को ही छोड़ के रशिया भाग गया। ठीक है, जो आपके अलेक्जेंडर थे, वहाँ के शासक थे अलेक्जेंडर, वो मॉस्को ही छोड़ देते हैं। कौन थे उस टाइम रशिया के शासक? अलेक्जेंडर थे भाई। ये अलेक्जेंडर क्या करता है? पहले ही सेना को लेकर अपने पीछे चला जाता है, पर यहाँ ठंड इतनी थी, नेपोलियन और उसकी सेना तो यहाँ पे ठंड में सिकुड़ गई। ठीक है, ठंड में सिकुड़ गई तो नेपोलियन क्या करता है? चलो भाई अपने वापस बोरिया बिस्तर बांधो और अपने घर की तरफ निकलो। तो जैसे ही ये वापस अपने नेपोलियन यहाँ वापस आता है तो अब क्या करता है? अलेक्जेंडर इसके पीछे हमला कर देता है पीछे से। तो इतिहासकार लिखते हैं कि नेपोलियन 6 लाख सेना लेकर गया था और बस जब वापस लौटा तो 40,000 सैनिक बचे थे उसके पास। उनमें से भी सिर्फ लगभग 10,000 के आसपास लड़ने लायक सैनिक थे। और रशिया काफ़ी बड़ा है। अगर आपने नेपोलियन का इतिहास पढ़ा है तो आप देखेंगे कि यही सेम गलती किसने की? हिटलर ने की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। कि भाई हिटलर ने क्या नेपोलियन का इतिहास नहीं पढ़ा?
अगर पढ़ा फिर भी उसने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी कि उसने रशिया पे अटैक करने की सोची। ऐसा नहीं है कि आप रशिया को कोई हरा नहीं सकता, रूस को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन रशिया को हराने के लिए भाई आपको एक उनकी स्थितियाँ, उनकी परिस्थितियाँ जाननी जरूर पड़ेंगी। यही सेम गलती हिटलर करता है। क्या हिटलर को पता नहीं था? क्या उसने नेपोलियन की कहानी नहीं पढ़ी थी? अगर कहानी पढ़ी भी थी फिर भी उसने रशिया पे डायरेक्ट अटैक किया, तो ये क्या मानोगे आप? ये हिटलर की बेवकूफ़ी नहीं, ये हिटलर की महाबेवकूफ़ी थी। तो जो ये लोग कहते हैं ना कि हिटलर जिसने पूरी दुनिया पे राज किया, जिसने ये किया, वो भी महाबेवकूफ़ बन गया। अगर वो हिस्ट्री पढ़ लेता तो क्या वो महाबेवकूफ़ बनता? नहीं बनता। ये सिर्फ आपको स्टोरी क्यों बताई कि हिस्ट्री पढ़नी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से। अब हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आपका आधुनिक इतिहास। कहाँ का आधुनिक इतिहास? हमारे भारत का। ठीक है, देखो कुछ लोग मानते हैं कि भाई जो हमारा इतिहास है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लासी के युद्ध से स्टार्ट होता है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपके 1757 में हुई थी। लेकिन एक्चुअल में कुछ लोग मानते हैं आधुनिक इतिहास की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1498 से होती है। कब? जब वास्को डी गामा भारत में इनका आगमन हुआ। तो वास्को डी गामा कहाँ का था? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा कहाँ के थे भी? वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। ये पुर्तगाल के थे ना। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हो कि ये एक अनौपचारिक शुरुआत थी भारत में आने की। औपचारिक स्टार्टिंग तो कहाँ से हुई? 1757 से हुई, बट ये क्या थी? अनौपचारिक थी। औपचारिक शुरुआत हमारी 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद थी, जिसमें अंग्रेजों ने अपना पूर्णतः कब्जा कर लिया था भाई। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ से कहाँ तक का पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे भाई 1498 से लेकर हमारे 1947 तक, यानी कि वास्को डी गामा के आगमन से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक, ये टाइमलाइन हम पढ़ेंगे। यही हमारे आधुनिक भारत की टाइमलाइन है। ठीक है, अगर हम इस टाइमलाइन की बात करें, जो हमने ये टाइमलाइन बनाई है, कौन सी टाइमलाइन? हमने ये टाइमलाइन बनाई है 1498 से लेकर 1947 तक की। क्या आपको नहीं लगता अगर हम इस टाइमलाइन को डिवाइड करें तो हम कौन से सन से डिवाइड करते हैं? 1857 से हम इस टाइमलाइन को डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी टाइमलाइन थी जहाँ पर आपकी यूरोपियंस पावर का इंडिया पर कंप्लीट कब्जा भी था और धीरे धीरे वो कब्जा ख़त्म होना भी स्टार्ट हुआ। जैसे मान लो 1498 से आने स्टार्ट हुए थे, यूरोपियंस आने स्टार्ट हुए थे। वो आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद आपके हॉलैंड के डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। तो इन सब का जो पलड़ा था वो यहाँ तक रह लिया 1857 तक। यहाँ पर सिर्फ कौन बचे? अंग्रेज बचे। वैसे यहाँ पे फ्रांसीसी भी बचे थे, लेकिन फ्रांसीसियों का दबदबा इतना नहीं बचा था। वैसे फ्रांसीसी कब गए थे? सबसे बाद में आए थे और सबसे बाद में गए 1954 में। लेकिन यहाँ पर मेन कब्जा किसका आ गया था? अंग्रेजों का कब्जा आ गया था 1857 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत और ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि क्राउन शासन स्टार्ट हो गया था, ताज का शासन। और यहाँ से फिर क्या होता है? हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट होते हैं कि भारत छोड़ो अंग्रेजों, अंग्रेजों भारत छोड़ो, दफ़ा हो जाओ। ठीक है, दफ़ा होने के लिए उनको एंट्री भी हम लोगों ने दी थी कि आओ हम पर राज करो, क्योंकि अंग्रेजों का क्या नीति थी? फूट डालो राज करो, जो आज के दिन भी भारत के घर घर में आपको देखने को मिलेगी। फूट डालो राज करो, बेटा बहू की लड़ाई करवाओ राज करो, भाई भाई की लड़ाई करवाओ राज करो। ये आपको हर घर में देखने को कहानी मिलेगी। तो यही कहानी हमारे ब्रिटिशर्स ने की थी हम लोगों के साथ। हम लोग हैं इस चीज़ के लायक भाई। ठीक है, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं? यहाँ पर हम कह सकते हैं अंग्रेजों का आगमन और
अंग्रेजों का जाना, या हम इसको ये भी कह सकते हैं यूरोपियन का आना और यूरोपियंस का जाना। ये हमारी टाइमलाइन बनती है। आप इस पॉइंट को समझ रहे होगे। मैं डायरेक्ट आपको नहीं समझा रही कि भाई हमें अभी डायरेक्ट आपको समझा देती। यूरोप का आगमन हुआ था भाई 15वीं शताब्दी में, जब वास्को डी गामा 1498 में आया था। उसने 60% प्रॉफिट कमाया काली मिर्च से। वो जैमोरिन कालीकट पे जैमोरिन लोगों से आके मिला। जैमोरिन क्या था? किसी आदमी का नाम नहीं था, ये एक वहाँ के शासक की पद्धति होती थी, पदवी होती थी, उसको हम जैमोरिन बोलते थे। बट उस चीज़ को समझने के लिए हमें ये तो करना पड़ेगा ना कि बेस क्या है, ये इसीलिए आपको बेस करवाया जा रहा है। फिर देखो 1857 तक यूरोपियंस आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जाते हैं, मेनली ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन आ जाता है भाई। अब हम देखते हैं कि यूरोपियंस का आगमन भारत में कैसे हुआ भाई। या यूरोपियों का आगमन भी कह सकते हो, मैंने यूरोपियंस बोल दिया, ठीक है। ये जो यूरोपियों का आगमन था, क्या हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? देखो यूरोपियन के आगमन में सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आए पुर्तगाली। कौन आए? पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद कौन आए? इन्होंने स्टार्ट किया हमारे आना भाई, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के बाद आपके डच लोग आए। डच के बाद आपके ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स के बाद कौन आए? डेनिश आए। और डेनिश के बाद कौन आए? आपके फ्रांसीसी आए, ये आए। तो ये क्रम ना आपको, ये है ना क्रम पूछना यूपीएससी से लेके आपके हर एग्जाम में आ चुका है कि क्रमबद्ध करके दिखाओ कि पहले भारत में कौन आए, यूरोपियन शक्तियाँ, यूरोपियन पावर कौन कौन सी आई। तो सबसे पहले कौन आए थे भाई? पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिशर्स आए थे, फिर डेनिश आए थे, और फिर हमारे फ्रांसीसी आए थे। हमारे तो क्या थे, आपको जो बोलना है बोल दो। जो लड़की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं मेरी साइड से वो भी लगा दो, मुझे क्या लेना इनसे, ठीक है। मैं तो आज़ाद भारत में पैदा हुई थी, और आज़ाद भारत भी कहने को है, कहाँ का आज़ाद भारत, ठीक है। हम आज तक भी आज़ाद नहीं हैं ठीक है भाई। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? PDBDF, PDBDF, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांस, ये आए थे हमारे भारत में। तो देखो ये शक्तियाँ भारत में आई। भारत में ऑलरेडी भी तो शक्तियाँ थी, भारत में भी तो शक्तियाँ थी। भारतीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी उस टाइम? भारत में कौन कौन शासन कर रहा था उस टाइम? कौन कौन कर रहा था? बंगाल था भाई, मैसूर था, आपके मराठा थे, सिख थे, आपके अवध के लोग थे, हैदराबादी थे, रोहिलखंड था, आपके जाट राज्य थे, और आपके राजपूत थे, बुंदेल थे, कर्नाटक, केरल, एक्सेट्रा, ये चल रहे थे हमारे इसमें। अभी देखो आगे हम एक चीज़ देखते हैं इंटरेस्टिंग, हम इसको ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं यूरोपियन शक्तियाँ, यहाँ पे हम देखते हैं भारतीय शक्तियाँ, यहाँ पे यूरोपियंस भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। जैसे सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे आपके, पुर्तगाली किन किन से लड़ रहे थे? पुर्तगाली डेनिश से भी लड़ रहे थे, पुर्तगाली आपके अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे, ठीक है। आपके अंग्रेज हैं वो फ्रांसीसियों से लड़ रहे थे ये एक दूसरे से। ऐसे ही सेम हमारे भारत
शक्तियों का हाल था। जैसे बंगाल मराठा से लड़ रहे थे, मैसूर भी मराठा से लड़ रहा था, अवध है वो रोहिलखंड से लड़ रहे थे, रोहिलखंड है जाटों से लड़ रहे थे, राजपूत है वो जाटों से लड़ रहे थे। तो जैसे ही सेम कंडीशन यूरोपियंस पावर का इंडिया में था, वही सेम हमारी भारतीय शक्तियों का। तो यहाँ पे यूरोपियन शक्तियों में बाहर निकल के कौन आते हैं? आपके अंग्रेज आते हैं। और यहाँ पर आपकी 4 शक्तियां निकल कर आती हैं लड़ भिड़ कर। कौन कौन सी शक्तियां आती हैं भाई आपकी? बताओ मुझे कौन कौन सी आती हैं। एक तो आपका आता है मैसूर, ठीक है, एक आता है आपका बंगाल, एक आता है आपका मराठा, और एक आते हैं आपके सिख। अब क्या होता है भाई? टूर्नामेंट खत्म टूर्नामेंट। यूरोपियन शक्ति में से निकल के आए अंग्रेज और भारतीय शक्तियों में से निकल के आई ये 4। अब फाइट स्टार्ट किन के बीच में हो जाती है? अब किन के बीच में हो जाएगी भाई? इंडियन वर्सेस यूरोपियन। इंडियन वर्सेस यूरोपियन आप करोगे तो आप देखेंगे अब हो गया क्या, इनके बीच में चल पड़ा। अंग्रेज क्या करते हैं? पहले इनकी बैंड बजाते हैं, फिर इनकी करते हैं, फिर इनकी करते हैं, फिर इनकी करते हैं। यानी कि मुझे ये वर्ड यूज़ तो नहीं करना चाहिए था बैंड बजाना, क्योंकि हम खुद की बैंड बजा रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया भाई? एक एक करके भारत में ही भारतीय शक्तियों को हरा दिया। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि कोई बाहर की शक्ति आके भारत की ही शक्तियों को उनके घर में हरा रही है। अजीब बात थी ना। तो ये चीज़ हुआ। तो ऐसे 1757 क्यों बोला जाता है? इम्पोर्टेंट रोल है प्लासी का युद्ध, क्योंकि प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला को धोखे से हराया गया, मीर कासिम उसके सेनापति की गद्दारी से, उसके बाद ब्रिटिशर्स का इंडिया पर धीरे धीरे कंप्लीट कंट्रोल होता चला गया। और 1857 की क्रांति को एक मिड डिवाइडिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो 1757 से 1857 100 साल का गैप बहुत हो जाता है। लोगों को लगा था कि इन 100 सालों में कुछ तो होगा। चलो 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ उसमें धीरे धीरे और भी हमारे जो सामंत हैं वो मिलते गए, तो इसलिए वो विद्रोह हुआ और वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ और ब्रिटिश शासन यानी कि क्राउन शासन, ताज शासन का हमारे इंडिया पर हुकूमत चली। ठीक है भाई, ठीक है। तो अगर हमें यूरोपियंस का देखना है कि कैसे कैसे कौन कौन आए, तो मैप भी देखना ज़रूरी हो जाता है भाई, क्योंकि मैप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। बिना मैप ज्योग्राफी कर लो, पॉलिटी कर लो, आप चाहे आप हिस्ट्री कर लो, बिना मैप के हम लोग अधूरे होते हैं। तो एक बार हम क्या मैप को देख लें? क्या हम मैप देख लें भाई? मैप कहाँ मिलेगा मुझे? यूरोपियन मैप 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 मैंने किया तो था, कहाँ किया था भाई? ये रहा यूरोप का मैप। देखो अब हम ये यूरोप का मैप देखते हैं। मैप देखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत ज़रूरी है मैप देखना। बिना मैप के आप लोग करोगे क्या? मुझे बताइए, बिना मैप के करोगे क्या? आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ से आया और कौन कहाँ कहाँ से हम पे राज करके चला गया। तो उसके लिए मैप तो करना पड़ेगा भैया। तो अभी आप देखिए, सबसे पहले हम पे कौन आए? पुर्तगाली। इनको हम नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये आए। फिर आपके सेकंड कौन आए? हॉलैंड। क्या आपको यहाँ कहीं हॉलैंड दिख रहा है? पोलैंड दिख गया, लेकिन हमें हॉलैंड नहीं दिखा। क्यों दिखेगा? क्योंकि हॉलैंड नाम चेंज हो चुका है। किसमें? नीदरलैंड में। तो ये आपके सेकंड नंबर पर आए, जिसको हम हॉलैंड भी बोल देते हैं। और यहाँ के लोग कौन थे भाई? डच थे। यहाँ के लोग जो रहते थे उनको हम क्या बोलते थे? डच बोलते थे। ठीक है, ये आपके सेकंड नंबर पर आए। थर्ड पर कौन आए? कौन आए थे? आप ही लोग बता दो मुझे, थर्ड नंबर पे कौन आए थे भाई? थर्ड नंबर पे आए थे हमारे ये प्रधान साहब। कौन? यूके, इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स।
4th नंबर पर कौन आए थे हमारे? डेनिश। डेनिश कहाँ था? जो आपका ये एरिया है डेनमार्क, इसको ही हम क्या कहते हैं? डेनिश। ठीक है, डेनमार्क को ही हम क्या बोलते हैं? डेनिश। तो ये आए थे 4थे नंबर पर। 5वें नंबर पर कौन आया आपका भाई? ये फ्रांस। इसलिए मैप करना जरूरी है। तो अब देखो हम इसको इरेज करके दोबारा देखते हैं कि कौन कौन आया था भारत में। पुर्तगाली आए, पुर्तगाली आए पहले नंबर पर, ये लोग आए दूसरे नंबर पर, ये लोग आए तीसरे नंबर पर, ये लोग आए चौथे नंबर पर और ये लोग आए 5वें नंबर पर। ये आने का इनका क्रम था। ठीक है, अब जैसे ये लोग हैं फ्रांसीसी लोग, देखो जो फ्रांसीसी थे ये 1954 में आए थे, सबसे बाद में आए थे और ये सबसे बाद में लात खा के ही भारत से बाहर गए हैं। ठीक है, हॉलैंड था जहाँ पे रहने वाले लोगों को हम डच बोलते हैं, आज के दिन हम उसको नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूके, ब्रिटिशर्स कह लो, फ्रांसीसी हो गया आपके, फ्रांसीसी तो चेन नहीं हुए। डेनमार्क के लोगों को हम डेनिश बोलते हैं। ठीक है, क्या रीज़न था भाई इन यूरोपियंस कंट्री का रुख भारत की तरफ हुआ? क्या रीज़न थे? इन रीजंस को जानने के लिए ना हमें मिडवेल की तरफ जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? हमें मध्यकालीन इतिहास पे जाना पड़ेगा। मध्यकालीन इतिहास, क्या रीज़न हुए कि जो ये यूरोपियंस पावर हैं ये इंडिया की तरफ अपना रुख किया और कैसे कैसे इन्होंने व्यापार के लिए नए मार्गों की खोज करनी इनकी मजबूरी हो गई थी? क्या रीजंस थे ऐसे? काफ़ी रीजंस थे भाई ऐसे। जैसे सबसे पहला रीज़न क्या था? सबसे पहला रीज़न क्या था? यूरोप में सामंती व्यवस्था। एक तो रीज़न ये था सामंती व्यवस्था का टूटना। सेकंड रीज़न था वहाँ पे एक बीमारी आ गई थी, ब्लैक डेथ बीमारी। ये जो ब्लैक डेथ बीमारी है इसको हम बैबोलिन प्लेग के नाम से जानते हैं। बैबोलिन प्लेग, बैबोलिन प्लेग एक तरह का ये लगा लो जैसे हमारा कोविड-19 आया था, जैसे ये फैल रहा था एक से दूसरे की तरफ, जो संक्रमिक रोग होता है वैसा ही होता था। इसमें ना बॉडी मरने के बाद ब्लैक हो जाती थी, इसलिए इसको ब्लैक डेथ डिजीज बोलते हैं। और जैसे हमारे ना बॉडी पे फफोले हो जाते थे, बेबोन 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 को क्या बोलते हैं? फोड़े बोलते हैं ना, इसलिए इसको बैबोलिन फ्लो वो बोला गया। इसको अच्छे से लिख देती हूँ मैं। इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? बैबोनिक प्लेग, बैबोनिक प्लेग। ठीक है भाई, कहते हैं वहाँ पे सामंती व्यवस्था कैसी थी? जैसे हमारे हिंदुस्तान में वर्ण व्यवस्था थी, डिट्टो वैसी ही थी। कैसी व्यवस्था थी यूरोप में? सामंती व्यवस्था। कैसी व्यवस्था थी भैया? जैसे आपके पहले राजा आ जाते थे, ठीक है, राजा के बाद आपके ड्यूक आ जाते थे उनके नीचे, जिनको हम अर्ल भी बोल देते हैं, और इनके नीचे कौन आ जाते थे? बैरन आ जाते थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा लिख दूं या थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ, रुको भाई। ये देखो यहां समझो आप, सामंती व्यवस्था क्या थी? क्या थी ये सामंती व्यवस्था? सामंती व्यवस्था सेम कैसी थी? हमारी वर्ण व्यवस्था के इक्वल लगा लो। वर्ण व्यवस्था थी जैसे हमारे हिंदुस्तान में, सेम वैसी ही लगा लो। इसमें पहले आपके मान लो ये आ गया, पहले आ गया राजा, राजा के अंडर कौन आ गया? ड्यूक, जिसको हम अर्ल भी बोल देते थे। इनके नीचे कौन आ गए? बैरन, और इनके नीचे कौन आ जाते थे? नाइट। ठीक है, और इनके नीचे आ जाते थे सर्फ। टाइड सर्फ नहीं भाई, सर्फ, सर्फ। ठीक है, सर्फ कौन होते थे? एक तरह के बंधुआ किसान होते थे जिनसे जबरदस्ती खेती करवाई जाती थी। वैसे ही सेम हमारी वर्ण व्यवस्था थी भाई, ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर हमारे वैश्य थे, फिर हमारे शूद्र थे। वही सेम चीज़ यहाँ थी। यहाँ क्या सिस्टम चल रहा था? यहाँ वही सामाजिक जो नियम थे
जो सामाजिक नियम थे ये तीनों मिलकर क्या करते थे, सामाजिक नियम बनाते थे। ठीक है, राजा क्या करता था, अपनी जमीन ड्यूक को दे देता था, ड्यूक अपनी जमीन बैरन को दे देता था, बैरन अपनी जमीन नाइट को दे देते थे और नाइट अपनी जमीन सर्फ को दे देते थे, ताकि भाई इनसे धक्के इनसे खेती करवाई जाए। तो ये सब चीज इनके पास थी। और जो ये बैरन ड्यूक और अर्ल थे, इन दोनों के पास अपनी सेना भी होती थी। ठीक है, एक तो यहाँ पे जो सामाजिक नियम थे बहुत ज़्यादा कठिन थे, कट्टर थे। यहाँ पर ऐसे कृषि का विकास नहीं हुआ जैसे हमारी साइड लोगों में होता था, यानी कि उनके पास है ना सिर्फ खुद के खाने तक का ही सिस्टम होता था, सरप्लस अनाज नहीं होता था। अगर आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है तो आपके पास व्यापार कहाँ से होगा, और आपके पास व्यापार ही नहीं है तो आपको दूसरे जल मार्गों की रास्ता क्या ज़रूरत थी। वास्को डी गामा से पहले कोलंबस वोलंबस जहाँ अमेरिका गए, फिर वो केप इन गुड टाउन में आए, और क्या चीज़ थी ये, क्या ज़रूरत पड़ी उनको यहाँ आने की। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें ये चीज़ भी तो पढ़नी पड़ेगी ना। जहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन ही नहीं है, वहाँ पर व्यापार ही नहीं है, तो उन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ गई थी, क्या ज़रूरत पड़ गई थी नए मार्ग खोजने की व्यापार के लिए। और जो ये टाइम था ना 1347, ठीक है, 1347 से पहले का जो टाइम था, इस टाइम के मध्यकालीन युग को तभी तो यूरोप का अंध युग बोला जाता है। मध्यकालीन इतिहास का जो यूरोपियन इतिहास आप पढ़ोगे उस टाइम को अंध युग बोला जाता था। क्यों? क्योंकि ये अंधों की तरह काम कर रहे थे, इनको यही नहीं था कि तुमको आगे करना क्या है। और उस टाइम इंडिया कैसा था, ट्रेड में बहुत आगे था, लगभग 30% ट्रेड करता था इंडिया, अकेला इंडिया विश्व के साथ। ठीक है, और जब अंग्रेज गए ना यहाँ से, सिर्फ इंडिया 2% पे था। तो आप देखो उन्होंने कितना चूस के खाया है इंडिया को। ठीक है, तो मिडवेल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूरोप में अंध युग किसको बोला जाता था, आप किसको बोलोगे? मिडवेल में अंध युग यूरोप को ही बोला जाता था। यूरोप के मध्यकालीन इतिहास को हम अंध युग के नाम से जानते हैं। फिर क्या होता है भाई, 1347 में यहाँ पर आ जाता है आपका 1351 तक ब्लैक डेथ डिजीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेबोनिक प्लेग। यहाँ पर आपका बेबोनिक प्लेग स्टार्ट हो जाता है इस टाइम के बीच में। जैसे आपका कोविड-19 2019 टू टिल अभी तक चल रहा है। फिर कह रहे हैं कि कोई नया वेरिएंट आ गया है, तो ऐसे ही चल रहा था। कैसी बीमारी थी ये मैंने आपको बता दिया, जैसे कोरोना था वैसी बीमारी थी। और ये बीमारी भी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बेबोनिक प्लेग, ये भी वहीं से स्टार्ट हुई थी जहाँ से आपका कोविड स्टार्ट हुआ। ठीक है, जहाँ से सारी बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं, जहाँ से सारे वायरस आते हैं। कहाँ से आते हैं आपके, कहाँ से आते हैं आपके, चाइना से। कहाँ से आते हैं भाई, चाइना से आते हैं, चाइना से ही आते हैं ना। तो अभी आप एक चीज़ देखना, कैसे ये बीमारी फैली थी। यहाँ पे चाइना है, ये जो ब्लैक सी है इस साइड का जो एरिया है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे चाइनीज़ मंगोलिया थे। ठीक है, यहाँ पे मंगोलिया थे। यहाँ से लोग आते हैं ट्रेड करने। ठीक है, ट्रेड करने ये लोग आ गए हैं, आ गए ये लोग ट्रेड करने। जब ये लोग ट्रेड करने के लिए जाते हैं, सामान को लेकर जाते हैं, तो ये कहाँ से इनके साथ जो आपके यूरोपियन लोग हैं इनके साथ ट्रेड करते हैं। और ये लोग अब यहाँ से ये जो ये सोर्सिका है, ठीक है, जो सिसिलिया भी बोल देते हैं, जिसको हम लोग सिसिलिया बोल देते हैं, ये क्या थी, यहाँ की बंदरगाह थी। यहाँ पे ये एक बंदरगाह थी। कहाँ पर थी ये बंदरगाह आपके, कहाँ पर थी भाई ये बंदरगाह आपके, जो आपका ये एरिया है ये वाला, ये यहाँ पे इटली की एक बंदरगाह थी जिसको हम सोर्सिका भी बोल देते हैं, सिसिलिया भी बोल देते हैं। ये लोग यहाँ से ट्रेड करके, यूरोपियंस यहाँ से मंगोल से सामान लेके यहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ देखते हैं इस बंदरगाह पर रुकते हैं।
तो काफ़ी टाइम लगता था भाई। पहले जहाज़ भी इतनी स्पीड में कहाँ चलते थे, धीरे धीरे चलते थे। तो लोग बंदरगाहों पे अपने फैमिली मेम्बर से मिलने आते थे, जो पोर्ट पे आए हैं जहाज़ों पे, जो अपना सामान लेके आते थे। तो देखा तो जहाज पे क्या हुआ भाई, बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं, कुछ लोग बीमार पड़े हैं, कुछ लोग थे वो मर पड़ के उस जहाज को पोर्ट तक पहुंचाते हैं सिलसिला। तो क्या होता है, लोगों को पता नहीं था कि भाई ये एक छुआछात की बीमारी है या ये एक प्लेग है। उनको क्या पता, जिनके लोग मर चुके थे तो वो तो अपने लोगों को लेके भाई मरे हुए को उनके साथ ले गए। जो लोग बीमार थे वो उस टाइम जो वैद्य होते थे, वैद्यों के पास लेके चले गए। और ऐसे ऐसे भाई ये प्लेग फैलता चला गया। तो पूरे यूरोप में फैल गया धीरे धीरे ये प्लेग। ठीक है, जो ये आपका ब्लैक डिजीज डेथ था, या ब्लैक डेथ आपकी डिजीज़ थी, बेबोनिक प्लेग था, ये पूरे कंप्लीट यूरोप में उस टाइम फैल चुका था। तो वहाँ के जो सामंती लोग थे, सामंत शासन चल रहा था, वहाँ से अब लोगों ने पूछा, जो वहाँ सामंती लोग भगवान बने बैठे थे, कि उनसे क्वेश्चन पुट किया। तो जो चर्च में कैथोलिक लोग बैठते थे, उन्होंने कहा, जो पोप होते थे, आपके फादर होते थे, कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिली है, इसलिए तुम्हारे साथ ये हुआ है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो ये बेबोनिक प्लेग था, इसको यूरोप में नैतिकता का अंत बोला जाता है। यूरोप में नैतिकता का अंत किसको बोला जाता है? यूरोप में नैतिकता का अंत किसको बोला जाता है भाई? बेबोनिक प्लेग को बोला जाता है। बेबोनिक प्लेग को क्यों बोला गया? क्योंकि ये ऐसी इतनी भयंकर बीमारी थी कि लोगों ने अपने परिवार को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। मान लो बच्चे के हो गया तो माँ उनको छोड़ के भाग गई, घर से बाहर निकाल दिया। पति अपनी पत्नी को छोड़ रहा है, पत्नी अपने पति को छोड़ रही है, भाई माँ अपने बच्चे को छोड़ रही है। मतलब ऐसा बुरा हाल हो गया था, भाई भाई को छोड़ रहा है बाहर मरने के लिए। जैसे सेम भाई हमारे कोविड-19 में हो गया था, और वही ड्रेस कोड आ गया था। जैसे मास्क हो गया, चिड़िया की चोंच जैसा वो मास्क लेके आए, जो उन्होंने कपड़ा पहना। ये कहते थे कि धरती में से ना जहरीली गैस निकल रही है, तो उसके लिए उन्होंने ना ऐसे कपड़े बनाए जिसपे वैक्स लगाते थे ताकि वो हम तक ना पहुंचे। वही सेम कोविड-19 में जो ड्रेस कोड चल रहा था, वही सेम चीज़ यहाँ पे बेबोनिक प्लेग के टाइम पे चला। चलो अच्छी बात है, चला। 4 से 6 साल में बेबोनिक प्लेग से इतने लोग मर चुके कि यूरोप के इस बीमारी में यूरोप के 1/3 यानी कि 1/3 लोग मारे जा चुके थे इस प्लेग से। कहते हैं ना, कोविड-19 के टाइम आया था कि ऐसा ही प्लेग एक टाइम बहुत टाइम पहले आया था। ठीक है, वो ये बेबोनिक प्लेग ही था। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, 4-6 साल में बेबोनिक प्लेग से तो लोग निकल गए, साथ ही साथ ये लोग सामंतीवाद से भी निकल गए। जो वहाँ पे सामंतवाद आपका चल रहा था, ये अब उससे भी निकल गए। और अब किसका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ? अब स्टार्ट हुआ पुनर्जागरण काल का। ठीक है, अब क्या स्टार्ट हुआ? पुनर्जागरण काल स्टार्ट हुआ भाई। ठीक है, इसको ही बोलते हैं पुनर्जागरण काल। किसको बोलते हैं? आपका सामंतवाद खत्म हुआ और क्या स्टार्ट हुआ? पुनर्जागरण काल। यूरोप में पुनर्जागरण काल स्टार्ट हुआ, पुनर्जागरण काल का आरंभ हुआ। और किस चीज़ का आरंभ हुआ? धार्मिक सुधार आंदोलन हुए वहाँ पर। और क्या हुआ भाई? कैथोलिक चर्च में आई कुरीतियाँ, जो वो अपने आप को भगवान कहते थे, कुरीतियों को बदलना शुरू किया। ऐसे ऐसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, क्रमिक विकास स्टार्ट हुआ। समझ में आया? इतिहास में हम क्रमिक विकास को क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं कि कैसे परंपरा और प्रथा को पीछे छोड़ के हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो मिथ चीज़ थी उनको क्यों छोड़ देना चाहिए? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर आप प्रकृति के परिवर्तन के साथ नहीं बदलोगे तो भाई प्रकृति आपको बदल देगी। ठीक है ना? तो भाई मेरे टाइप की
चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम इससे नेक्स्ट का पार्ट स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, पर करेंगे ज़रूर भाई, क्योंकि देखो भारत में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती है? यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक कुछ आर्थिक गतिविधियाँ हुई, ठीक है। इस दौरान कृषि, विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिक गतिविधियों के आधार पर व्यापार और बजरी में विस्मयिक एवं भारी वृद्धि हुई। क्यों हुई? क्योंकि जो 1313वीं और 14वीं शताब्दी थी, जो सामंतीवाद का काल चल रहा था, उस टाइम कैसा सिस्टम था? सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही पुनर्जागरण काल स्टार्ट हुआ, पुनर्जागरण काल के स्टार्ट होने से क्या हुआ? सरप्लस प्रोडक्शन भी हुई। सरप्लस प्रोडक्शन हो रही है तो वहाँ पे व्यापार भी होगा, व्यापार होगा, ट्रेड होगा, तो वो उसके लिए नए मार्गों को भी खोजेंगे। तो यहाँ से ये